नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए लेक्चर में। हम उस दिन इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, तो हमने ग्रेट हिमालय वाला पार्ट कवर कर लिया था। हमने देख लिया था कि जो हिमालय कैसे फॉर्म हुए और क्या फिजिकल डिवीजन है उनका, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। जो उत्तर का मैदानी भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जो उत्तर भारत का मैदानी भाग है, उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है यानी जो इंडिया है हमारा, इसके जो नॉर्थ में जो ये प्लेन एरिया पड़ता है, अगर मैप में देखें तो ये जो एरिया है लगभग यहाँ से लेके ये जो एरिया पड़ रहा है आपका, ये पूरा, ये पूरा और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है आपका जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, ये पूरा मैदानी एरिया है। तो ये जो एरिया है आपका, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। सवाल ये उठता है कि भाई ये ग्रेट क्यों है ना। नाम के आगे ग्रेट लगा है तो ग्रेट क्यों लगा है। जैसे हम कहते हैं कि ग्रेट हिमालय, तो हिमालय जब हम पढ़े तो हमने समझ लिया कि हिमालय क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ग्रेट कहलाता है। क्या इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे, या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखे, हर तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जैसे हमने ये कहा कि हम हिमालय हमारा महान है, ग्रेट हिमालय है, उसी तरह नॉर्थ इंडियन प्लेन को भी कहते हैं ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। तो ये ग्रेड क्यों है, इसका जवाब आप इस लेक्चर के बाद आपको स्वयं मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमारा, हमने ये कहा कि ये प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्लेन एरिया का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका। प्लेन एरिया कुछ नहीं, प्लेन एरिया का मतलब ये हुआ कि ऐसा एरिया, ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया जो समतल हो। समतल मतलब जिसका स्लोप या ढलान बहुत मिनिमम हो, ठीक। मतलब अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ पहुंचे हैं, तो आपको बीच में ना कुछ ऐसा एब्रप्टली ढलान ना मिले, मतलब एक स्मूथ सरफेस मिले, जैसे चलते जा रहे कहीं ढलान नहीं। जबकि बाकी जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, कभी यहाँ पहाड़ है, यहाँ खाई है, यहाँ पठार आ गया, यहाँ छोटी पहाड़ियाँ आ गई, तो ये प्लेन एरिया नहीं होता। प्लेन एरिया का मतलब ये होगा कि समतल भूमि हो, समतल लैंड हो, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो हमारा ये है ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये जो बना तो बना कैसे है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, याद रखिएगा कि जो कोई भी जैसे जो प्लेन बनता है ना, यानी जो समतल भूमि जो बनती है, वो दो तरीके से बनती है। पहला तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई एरिया था जहां पे कुछ डिप्रेशन या गड्ढा था, ठीक है। ये मान लीजिए कि दबा हुआ सरफेस है, ठीक है, ये दबा हुआ एरिया है। तब हुआ क्या कि समय के साथ नदियों ने क्या किया, नदियां या जो बारिश होता है या जो पानी जमा, तो नदियों के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सेडिमेंट है वो आके जमना शुरू हुआ इस एरिया में। और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरा एरिया सेडिमेंट जमते जमते क्या हो गया, ये पूरा एरिया एक समतल भूमि बन गई, ये हुआ प्लेन। ये फिर कैसा बन गया, ये बन गया प्लेन। इस प्लेन को बोलते हैं अग्रेडेशनल प्लेन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे टूट फूट नहीं रहा है, यहाँ पे चीजें बन रही हैं, नई चीज बन रही है, नई भूमि बन रही है, नया समतल लैंड बन रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है प्लेन एरिया बनने का, कि ऐसे मान लीजिए कोई एरिया था, वहां पे कुछ ऐसा उभार था या कुछ ऐसी जगह थी। तो हुआ क्या, समय के साथ साथ जो बारिश है आपकी, बारिश यानी पानी, हवा, ठीक, और बाकी जैसे मौसम का जो होता है ना कि कभी गर्म कभी ठंडा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सारी जो चीजें हुई तो वेदरिंग हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ। तो ये कहते हैं ना कि ये पूरा ऐसे यहाँ से इसका क्षय हुआ, अपर्दन हुआ, और ये पूरी भूमि जो इतनी ऊंची थी, जो इतना उभार था, ये पूरा ऐसे फैल के पूरा, ये भी एक समतल भूमि का निर्माण हुआ। तो दो तरीके से आप समझ गए। इसको बोलते हैं डिग्रेडेशनल। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिग्रेडेशनल, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि
जो चीज थी उसमें क्षय हुआ, अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, तो वो टूट फूट के एक समतल भूमि का निर्माण हो गया। तो अपना जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो आखिर कैसा हुआ है? ये ग्रेडेशनल वाला है, ये वाला है, ये वाला है? तो हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना, वो ए ग्रेडेशनल है, मतलब ये वाला है। ये हमारा है उत्तर भारत का मैदान, ये ऐसे बना। भाई सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने कहा कि एक एरिया था, वहां बीच में गड्ढा था, या बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे बीच में जो भूमि थी दबी हुई थी। वहां पे क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, सेडिमेंट आया और वो समय के साथ वो पूरा प्लेन एरिया बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड्ढा, ये डिपोजिशन, ये मतलब चीजें हुई क्यों? ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये जो प्लेट था, जैसे ये एशिया वाला प्लेट था मान लीजिए, ठीक है, ये एशिया वाला प्लेट था और इसके साथ जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया, इसके साथ जब ये टकराया, यानी ये जो टक्कर यहाँ पे हुई, तो ये प्लेट एशिया है, ये प्लेट इंडिया है। तो जब ये टकराया ना, इतना फोर्स लगा कि ये जो भूमि थी, ये यानी ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये दब गया नीचे। क्योंकि होता है ना कि जब फोर्स लगता है तो ये नीचे बैठ गया, ये वाला हिस्सा नीचे बैठ गया। यानी जो नॉर्थ इंडियन प्लेन वाला एरिया था वो नीचे दब गया, वो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फॉर्म हो गया। मतलब गड्ढा समझ लीजिए, तनाव की वजह से वहां पे गड्ढा बन गया, लो लाइंग एरिया बन गया। और वो एरिया समय के साथ नदियों के द्वारा लाया गया सेडिमेंट जो था, उसकी वजह से डिपोजिशन से ये क्या हो गया, ये एक प्लेन एरिया बन गया जो आज नॉर्थ इंडियन प्लेन के रूप में हम जानते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेडिमेंट जमा हुए हैं। गड्ढा ये जो था वो गड्ढे को भरा गया है, नदियों ने मेहनत की है काफी हमारे लिए। तो फिर इसकी भी कुछ थिकनेस होगी। इसकी जो थिकनेस है ना, कहीं कहीं पे 800 मीटर तक मिलती है, मतलब 800 मीटर तक डिपोजिशन किया गया, मतलब इतना ज्यादा सेडिमेंट नदियों के द्वारा लाके वहां क्या कहते हैं, जमा 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 किया गया है, जमाया गया है या डिपॉजिट किया गया 800 मीटर तक। ठीक है। तो अभी तो शायद आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है। जैसे सवाल क्या है कि मैंने ये कहा कि हिमालय बने, ठीक है, टकराव हुआ, तो नदियां जो आई उन्होंने डिपोजिशन किया नॉर्थ इंडियन प्लेन में। ठीक है, इसको इमेजिन कीजिएगा कि क्या हो रहा है। अपने दिमाग के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सोचिएगा कि एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो टकरा रही है। टकराने के बाद क्या हो रहा है कि वो हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जो हिमालय फॉर्म हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा हिमालय जब बन गया उसके बाद पूरी चोटियां जो बन गई, पूरा पहाड़ पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी हाइट जब पूरी कंप्लीट हो गई, तो हाइट के टॉप पे क्या बोलते हैं, बर्फ जमना शुरू हुआ, तो फिर नदियां निकली, तब डिपोजिशन हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है, जैसे अपना इंडिया अगर है ये, ठीक है, ऐसे समझिए, बस रफ आइडिया में दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये लगभग ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये हिमालय वाला बेल्ट है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज, ठीक है, कई सारे रेंज हैं जो हिमालय के ऊपर पाए जाते हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज, ये चार रेंज हैं जो हिमालय से पहले से हैं, हिमालय के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो ये जो रेंजेस है ना, ये हिमालय से पहले बने थे, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हिमालय बन रहा था, जब वो प्लेट टकराया, जब हिमालय का फॉर्मेशन शुरू हुआ, क्योंकि प्लेट तो एक दिन में तो दबा नहीं कि अचानक से रात भर, रात में हम सुबह उठे देखे हिमालय खड़ा है हमारे सामने, नहीं, ऐसा नहीं था। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हिमालय की जो हाइट है पर ईयर 1 सेंटीमीटर ऊंची उठ रही है, ऐसे स्पीड से टकराव हुआ था। यही लगभग स्पीड थी उस समय भी, कि हर दिन मतलब हर ईयर 1 से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यही इतना ही ऊंचा उठता था। यानी जो माउंट एवरेस्ट 8,848 या 8,850 मीटर जो कहते हैं, इतना ऊपर उठने में कई हजार या कई लाख साल लगे होंगे। ठीक है।
तो भाई सवाल ये उठता है कि जब ये टकरा रहा था, जब ये उठ रहा था, हिमालय जब उठ रहा था, तो यहाँ पे पहले से नदियां मौजूद थीं। कुछ नदियां थीं जो पहले से थीं। जैसे आपका सतलज नदी जो थी वो पहले से थी, वो यहाँ फ्लो हो रही थी इस एरिया में। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी थी वो पहले से थी, वो फ्लो हो रही थी। गंगा भी मान सकते हैं, लेकिन गंगा को उतना नहीं मानूंगा मैं। ये दो नदियां प्रमुख हैं, एक सतलज थी और एक ये आपकी क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। और गंगा का भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत कहते हैं ना कि गंगा प्योरेस्ट फॉर्म में तो नहीं, मतलब आज वाले रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ, गंगा का भी स्वरूप था। वो भी कई छोटी-छोटी धाराओं में यहाँ पीछे फ्लो हो रही थी। तो इसका जानते हैं, इसका 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 यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? कि जैसे ये नदी मान लीजिए पहले से बह रही है, ठीक? अब बीच में उसके उस नदी के बीच में कोई पार्ट उठना शुरू हुआ, धीरे-धीरे। अभी इतना उठा, फिर उठ रहा है। ये कई हज़ार साल, कई लाख साल तक चला। तो यार सिंपल सी बात है, नदी अपना रास्ता तो चेंज करेगी नहीं। नदी क्या करेगी? उसने देखा, सुबह उठी नदी, उसने देखा कि यार यहाँ थोड़ा कुछ पार्ट उठ गया है। वो क्या करेगी, इसको इरोड कर देगी। इरोड कर देगी मतलब इस लेयर को वो गायब कर देगी बीच में, मतलब ऐसे समझिए। ये पार्ट उठा, इधर पीछे से नदी आ रही थी, उसने देखा कि ये पार्ट उठ गया रात भर में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रात भर में नहीं होता, समय के साथ होता है। सिंपल समझने के लिए कि नदी बह रही थी, उसने देखा कि अरे मेरे रास्ते में ये चीज कैसे उठ गई है, तो उसने क्या किया, इसको यहाँ से इरोड कर दिया। इरोड करके मतलब रास्ता बना लिया। ठीक। बह रही है, फिर देखिए कुछ दिनों बाद और ये ऊपर उठा। इसने क्या किया, यहाँ पे फिर इसको इसका पर्दन करके यहाँ बीच से रास्ता निकाल ली। यानी जब हिमालय यानी ये जो पर्वत पूरा उठा, तो यहाँ पे बीच में ना ऐसे एक खाई टाइप की बन गई। ये उठ चुका है हिमालय, इधर दोनों तरफ उठ चुका है। और बीच में क्या है, बीच में खाई बन गई है जिसके थ्रू नदी क्रॉस कर रही है। ये खाई क्यों बनी, क्योंकि हिमालय उठ रहा है, ये ऐसे उठ रहा है। लेकिन बीच में जो नदी क्रॉस कर रही है वो उसको बार बार कंटिन्यूअसली उसका इरोजन कर रही है, उसकी मिट्टी को, उसके अवसाद को उसको गायब करते जा रही है। तो साइड साइड तो उठ रहा है वो, लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है वो गायब होते जा रहा है। इसीलिए जो आपका हिमाचल प्रदेश और वो जो एरिया है, वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो नदियां है ना, जैसे आप रोड से जब जा रहे होंगे पहाड़ों पे, तो आप देखेंगे नदियां इतनी नीचे बह रही होती हैं, मतलब ऐसे आप जैसे ये पहाड़ पे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि नदी कहीं ऐसे इधर खाई में बह रही है, बहुत नीचे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ बनने के बाद ये नदी बहना शुरू हुई, इस नदी ने इस पहाड़ को काट काट के रास्ता बना लिया अपना शुरू में ही। यानी ये जो नदियां हैं, ये नदियां हिमालय से पहले से मौजूद है। क्या है? हिमालय के पहले से इन नदियों को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर। अब हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं, ध्यान है मुझे, लेकिन इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक। यानी वो नदियां जब जो किसी लैंडफॉर्म बनने के पहले से मौजूद हो उनको एंटीसीडेंट कहते हैं। और वो नदियां जो लैंडफॉर्म बनने के बाद पैदा हुई उनको बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। कंसिक्वेंट रिवर। ठीक है। तो मेरा सिंपल सा इसको बताने का मतलब ये था कि जो नदियां थी, जो ये पहले से मौजूद थी, तो जब ये हिमालय बन रहा था ना, तो ये हिमालय को काटना शुरू की, काट काट के सारी मिट्टी उन्होंने लाके कहाँ डिपॉजिट किया, नॉर्थ इंडियन प्लेन वाले एरिया में जो दबा हुआ था। और यही नॉर्थ इंडियन प्लेन, वो अपर्दन होते होते मिट्टी जमा होते होते ये जाके क्या बन गया, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, ये है क्या चीज। तो अगर हम मैप में देखें, तो ये जो आपका एरिया है रेगिस्तान वाला, जो थार डेजर्ट है आपका, ये पूरा एरिया प्लेन एरिया, यहाँ से लेके थार डेजर्ट से ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और थोड़ा बहुत ये असम, ये पूरा क्या है, समतल भूमि है। यानी ये एक ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन का ये पार्ट है। ठीक। अब थोड़ी बात और करते हैं, कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम थोड़ा इसके रीजनल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है
इसको समझते हैं। हम मैंने बताया था आपको कि जो हिमालय है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 3 डिवीज़न है उसका। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो हम देखते हैं कि 3 डिवीज़न है। पहला वाला क्या कहलाता है? हिमाद्री यानी सॉरी, हाँ, हिमाद्री यानी आउटर हिमालय। नहीं, आउटर हिमालय नहीं कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? चलो हिमाद्री कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। दूसरा वाला क्या है? हिमाचल, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा वाला कौन सा है? शिवालिक। सबसे ऊंचा ऊंचा कौन सा है? हिमाद्री सबसे ऊंचा है, उसके बाद ये हिमाचल, फिर शिवालिक। तो मान लीजिए यहाँ बर्फ है, पीछे कुछ ग्लेशियर है, ठीक है, वहां मेल्टिंग हो रही है और एक नदी डेवलप हुई। ये नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है। ये क्रॉस करते जब यहाँ आई, जब इसने शिवालिक वाले एरिया में आई, और जब शिवालिक वाले एरिया से क्रॉस की, तो पहली चीज ये कि जो नदी जो है ना, कि वो बहुत ऊंचाई से आ रही है, क्योंकि ये पूरा हिमालय वाले बेल्ट से आ रही है। ठीक है, ऊंचाई से वो बहते हुए आ रही, तो इसका फ्लो बहुत ज्यादा है। तो फ्लो ज्यादा है तो क्या, ये अपने साथ बड़े बड़े जो पत्थर लेके आ रही है अपने फ्लो के साथ, वो पत्थर अब ये जब प्लेन एरिया में इंटर कर रही है, क्योंकि शिवालिक के बाद क्या है? शिवालिक के बाद जो भूमि आपको मिलती है वो प्लेन है, ज्यादा कुछ ऐसा ऊंचाई या कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लाके वो बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करना शुरू करती है। ठीक, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स कहते हैं उसको, वो डिपॉजिट करती है। तो इससे हुआ क्या कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि जब नदी इस क्षेत्र से गुजरती है ना, तो ये इन पत्थरों के बीच से नीचे से होती हुई गुजरती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो नदी है ना, ये गायब हो गई, इस एरिया में आके ये गायब हो गई। जबकि गायब नहीं होती है, वो उन पत्थरों के नीचे से रास्ता बनाते हुए जाती है। तो ये जो पत्थर वाला एरिया है, जो पहाड़ के तलहटी में, मतलब पहाड़ जहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ माउंटेन रेंज खत्म हो रहा है, अगर खासकर हिमालय की बात करें तो शिवालिक का जो बेल्ट है उसके नीचे, मतलब उसके और दक्षिण में देखें, तो ये क्षेत्र पाया जाता है। इसको कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। यानी कौन सा बेल्ट है? ये भाबर का बेल्ट है। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये भाबर बेल्ट खत्म होता है, उसके नीचे एक बेल्ट है, तराई बेल्ट। इसको तराई बेल्ट का फीचर क्या है, क्यों कहते हैं ऐसा? जो तराई बेल्ट है ना आपका, तो यहाँ पे कुछ खासियत है। इसकी खासियत क्या है कि तराई बेल्ट में बारिश ज्यादा है। बारिश क्या है, इस वाले एरिया में बारिश ज्यादा होती है। क्यों होती है ये मैं मानसून वाले क्लास में बताऊंगा, जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिस्कस होगा। बस इतना जानिए इस समय फिलहाल कि यहाँ बारिश ज्यादा है। और दूसरी चीज की, बारिश ज्यादा होने से यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल का लेवल है, स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना, जो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर मतलब समझ लीजिए कि 10 फीट 12 फीट पे आपको पानी मिल जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये ना कि ये जो नदियां यहाँ बह रही हैं, यानी ये जो एरिया है ये बहुत डैम्ड है। डैम मतलब कि बहुत मॉइस्चर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा है। दूसरी चीज की, जो पानी यहाँ पे बारिश हो रही है, या जो नदियां बह रही हैं, या जो कुछ भी यहाँ पे जो पानी से रिलेटेड चीजें हैं, वो जमीन में सोख नहीं रहा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल खुद ही इतना ऊपर है कि पानी कहाँ जाएगा? सूखने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ, तो पानी सूखता नहीं है यहाँ पे। ये हमेशा कैसा रहता है? हमेशा ये गीला और नम रहता है ये क्षेत्र। ये तराई का क्षेत्र होता है, जो कहाँ पाया जाता है? भाबर के, जो भाबर वाला बेल्ट है उसके जस्ट नीचे, यानी उसके दक्षिण में। ठीक। अब क्या हुआ कि इन दोनों बेल्ट से नदी अब निकल चुकी है। अब ये नदी आ गई है अपने वहां पे, समतल भूमि पे आ चुकी है, जहां पे वो आराम से बह रही है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो क्षेत्र और बनते हैं। पहला क्षेत्र कौन सा बनता है? यहाँ पे मैं इसको आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ बस, कि जब ये नदी बह रही है, ये नदी यहाँ से बह रही है, तो नदी के किनारे किनारे जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये किनारे वाला एरिया, ठीक, इसको बोलते हैं खादर का क्षेत्र। खादर का क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे नदी में मान लीजिए बाढ़ आई, बरसात हुई, नदी का लेवल बढ़ गया, तो जो नदी का पानी है ना, इन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में नहीं, हर साल लगभग इन क्षेत्रों में नदी का पानी बहते बहते पहुंच जाता है।
तो यानी ये जो क्षेत्र वाले एरिया हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नदी हर साल जा रही है वहां पे अपने पानी, यानी वहां पे वो क्या कर रही है, क्ले ले जाके जमा कर रही है, सैंड ले जाके जमा कर रही है, यानी यहाँ का जो सॉइल है, हर साल जो यहाँ की जो जमीन है, यानी ये जो क्षेत्र वाला जमीन है जो नदी के किनारे किनारे है, तो बरसात के मौसम में क्या हो रहा है, जब जल स्तर बढ़ रहा है नदी में, जब नदी में पानी बढ़ रहा है, तो नदी यहाँ पे फैल के यहाँ तक, नदी यहाँ तक फैल जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर साल नई भूमि का निर्माण हो रहा है, यानी नई मिट्टी आ रही है, नई मिट्टी आ रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं खादर क्षेत्र, यानी ये बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि हर साल ऐसा हो रहा है जब नदी में पानी बढ़ रहा है बरसात के टाइम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हर 5 साल 10 साल पे आप जानते हैं कि बाढ़ आ जाती है नदी में, और नदी का पानी इतना ज्यादा दूर तक फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि नदी में हर 10 साल या 5 साल बाद यहाँ तक पानी फैल रहा है, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ मैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर 10 साल पे फैलेगा। क्या पता, भरोसा नहीं नदी का ना, मान लीजिए मूड गुस्साया, कही कि चलो इस बार घूम आते हैं, घूम के आ गई वहां तक। तो ये ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर 5 साल 10 साल पे पानी का लेवल यहाँ तक पहुंच जा रहा है, यानी ये जो नदी का पानी का लेवल यहाँ तक आ जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि ये जो मिट्टी है, यहाँ वाली जो मिट्टी है, ये भी तो नई हो रही है ना। भले 10 साल में हो रही है, भले 10 साल में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में भी तो नयापन आ रहा है हर 10 साल पे। तो ये मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन इसकी तुलना में उतनी नहीं होती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक है, यानी आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो हमने अब तक डिस्कस किया। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अब तक। तो हमने सिंपल ये देख लिया कि जो मैदानी भाग है वो मैदानी क्यों कहलाता है, प्लेन एरिया का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो बना कैसे, कैसे प्लेन एरिया बनता है। फिर हमने ये देखा कि जो ये डिपोजिशन हुआ नॉर्थ इंडियन प्लेन में, जो नदियां आई वो कहाँ से सेडिमेंट लेके आई, एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है। हमने फिर उसका लोकेशन देख लिया कि कौन कौन सा एरिया है जो प्लेन एरिया के अंतर्गत आता है भारत में। और फिर हमने ये क्षेत्र देख लिया कि जो नदी अगर बह रही है तो कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है, कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, इतना अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे वाला जो चीजें हैं उनको भी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें ये देखना है कि जो आपका ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, रीजनल क्लासिफिकेशन क्या है, इसको बांटा कैसे गया। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो यार देखो, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना, ये कोई छोटा सा कोई एरिया तो है नहीं, ये आपका राजस्थान से लेके असम तक फैला हुआ है। तो इस कुछ फीचर होंगे इसके जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिवीजन है, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ बह रही हैं जिसकी वजह से ये प्लेन बना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।